वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ को हम आज शुरू करेंगे और इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण का मीनिंग है विश्व का एकीकरण, यानी पूरे विश्व का एक दूसरे से विभिन्न संचार के माध्यमों से या परिवहन के माध्यम से जुड़ जाना। जुड़ने का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ में सूचनाएं, अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अपनी जो आर्थिक गतिविधियां, वस्तुएं आदि शेयर करना, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का सहयोग करना। ठीक है जी। तो जो वैश्वीकरण है वो विश्व के अधिकांश भाग तेजी से वैश्वीकरण के थ्रू जुड़ते जा रहे हैं। इन देशों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार की लेन देन होते हैं, सभी प्रकार का मतलब संपर्क रहता है वैश्वीकरण के थ्रू। ठीक है जी। लेकिन इस पाठ में हम केवल आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण की उपयोगिता और भारतीय संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट। तो यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो पिछले 30 वर्षों में विश्व का एक करने में या वैश्वीकरण करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, अध्याय में इसके विषय में भी चर्चा की जाएगी। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसी कंपनियों को कहते हैं जिनकी ब्रांच या जिनकी शाखाएं एक से अधिक देशों में होती हैं। ठीक है जी। तो ऐसी कंपनियाँ क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ठीक है। और इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रयासों से वर्तमान समय में अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी जो उनकी कंपनीज की चीज़ें हैं वो दुनिया के सभी देशों में सर्वसुलभ हो जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें 3 कारकों पर इस अध्याय में बल दिया जाएगा। वो है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण। ठीक है। निवेश नीतियों के उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, उसके विषय में हम बात करेंगे कि उदारीकरण भारत में कब लागू किया गया, किसके विषय में लागू किया गया। तो इस पाठ को अब शुरू करते हैं। ठीक, ये हमने इसके लर्निंग आउटकम की बात कर ली अभी तक कि इस पाठ में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। आज के समय विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। चलिए ये सब आप पढ़ लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें कोई स्मार्टफोन खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो वर्तमान समय में हमारे सामने कितने सारे विकल्प हैं मोबाइल फ़ोन लेने के। सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला और आसूस और वन प्लस, आईफोन और बहुत सारे विकल्प हैं। इंडियन की बात करें तो माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, वीडियोकॉन भी बनाता है शायद, एलजी के भी फ़ोन आते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मोबाइल फ़ोन किस वजह से हैं? ये इस वजह से हमारे सामने इतने सारे विकल्प हैं क्योंकि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें वैश्वीकरण में के अंतर्गत हमको विभिन्न कंपनियों के मोबाइल्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे विकल्प किस प्रकार से हमें उपलब्ध हुए? हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत एक नवीन परिघटना है। यह जल्दी में ही हुआ है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता देखने में नहीं मिलेगी। यानी 20 साल पहले के यदि हम उस समय को देखें तो उस समय आपको इतने सारे विकल्प भारतीय बाज़ारों में नहीं मिलते थे, चाहे वो गाड़ी के मामले में हो, चाहे फ़ोन्स के, चाहे टेलीविज़न्स के, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ठीक है। इस तीव्र परिवर्तन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला और कैसे ऐसा संभव हुआ
कि हमें इतने सारे विकल्प किसी भी प्रोडक्ट के आसानी से मिल सकें। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं उत्पादन के प्रकार की। सबसे पहला हेडिंग है अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। आप सभी जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो वो कच्चे माल की खोज में आए थे और यहाँ से वो कच्चा माल ले जाकर यहीं के माल से अपने यहाँ वस्तुएं तैयार कराते थे और फिर उसे हमारे देश में, हमारे मार्केट में ही आके बेचते थे। ठीक है जी। तो ये सब अंतर्देशीय उत्पादन के अंतर्गत होता था, यानी कि मतलब जिस देश का कंपनी है वो अपने यहाँ ही उसका उत्पादन करती थी, वस्तुओं को तैयार करती थी। ठीक। नेक्स्ट, जो दूर दूर देश थे उनको जोड़ने का कार्य व्यापार करता था उस समय, और यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। यानी जो मैंने भी बताया था आपको, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं ऐसी कंपनियां जिनके एक से अधिक देशों में ऑफिस हों या एक से अधिक देशों में जिनकी फैक्ट्री लगी हुई हों। ठीक है जी। तो उससे पहले ऐसा होता था, अंतर्देशीय उत्पादन होता था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम व अन्य संसाधन मिल सकते हैं। भाई सीधा सा मतलब है, कोई भी कंपनी जब स्थापित होती है तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए आपने पढ़ा था, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए श्रम, पूंजी, भूमि, कच्चा माल, बाजार आदि घटकों की आवश्यकता होती है। तो मुख्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे देशों में ही अपने कार्यालय या अपनी फैक्ट्रीज आदि लगाती हैं जहां पर उनको ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाएं। ठीक है। तो इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। एक बार इस उदाहरण पर भी ध्यान दे लेते हैं। उदाहरण दे रखा है इन्होंने कि औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों को डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर उन्हें जहाज से लादकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत का स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की। उसके पुर्जे कहाँ पर बन रहे हैं, चीन में। असेंबल कहाँ पर हो रहे हैं, यूरोप में और मेक्सिको में। ठीक है। और उसके जो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि हैं, जो उसके कॉल सेंटर्स हैं, वो कहाँ पर हैं, इंडिया में। ठीक है जी। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे यह क्लियर हो रहा है वह कंपनी विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। ठीक। और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया में छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में यह फैली हुई है। ठीक है जी। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने के कारण लाभ प्रदान करता है, वहाँ पर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। उसके बाद मेक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका, यूरोप के बाज़ारों में निकटता के कारण अधिक लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो कॉल सेंटर आदि के माध्यम से लोगों की शंकाओं का या लोगों की जो परेशानियां होती हैं उनका निवारण करते हैं, जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% तक बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।